जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग दोहरे निषेचन के महत्व के बारे में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन का जो महत्व होता है वो क्या होता है। लाइक गाइस, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन बोल सकते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी द्विनिषेचन को देख चुका है। तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या था कि जो अंकुरित परागकण रहता था वो परागनली के द्वारा जब अंडप में प्रवेश करता था किसी न किसी मतलब जरिए से, लाइक जैसे हो गया हमारा अंडद्वार प्रवेश, मतलब 3 तरीके से प्रवेश करता था। तो वहाँ पे जब ज़्यादा था तो वहाँ पे क्या हो जाता था, अंडप में जा करके वो जो था परागकण वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता था और 2 नरयुग्मक का निर्माण कर लेता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, द्विनिषेचन कहते थे। तो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन का जो है महत्व निम्नलिखित है, यहाँ पे हमने लिखा है। सबसे पहले क्या होता है कि इससे जो प्राप्त भ्रूण होते हैं यानी कि संतति होते हैं उसमें माता, यहाँ पे मातृ लिखा है, मातृ यानी कि माता और पिता के जो गुण होते हैं मतलब अधिकांश पाए जाते हैं। गुणसूत्र देखो, जब क्या होगा कि माता और पिता के गुणसूत्र मिलते हैं तभी एक जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि एक शिशु का निर्माण होता है। और उसमें संकरोज की शक्ति मतलब अधिक होती है। संकरोज का मतलब क्या, जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसमें जो है अधिक इसकी हाइब्रिडाइजेशन शक्ति होती है। ओके, फिर हमारा दूसरा क्या है कि भ्रूण के विकास के लिए जो है आवश्यक पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। अर्थात जो भ्रूणपोष, जब भ्रूण का निर्माण हुआ तो वो उसको जो पोषण कहाँ से मिलेगा, भ्रूणपोष से मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि भ्रूण के विकास के लिए जो है आवश्यक पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। फिर हमारा अगला क्या है, द्विनिषेचन के कारण जो है त्रिसंलयन का निर्माण होता है। हमने क्या देखा था कि द्विनिषेचन में 2 भाग, जब एक द्वितीयक केंद्रक कोशिका जो है वो जब एक नरयुग्मक से मिलता था तो द्वितीयक केंद्रक क्या था, द्विगुणित था, और एक नरयुग्मक क्या था, अगुणित था। तो द्विगुणित और अगुणित ये दोनों मिलकर के क्या बन जाता था, त्रिगुणित बन जाता था। जब ये त्रिगुणित बन जाता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, त्रिसंलयन कहते थे। और जब यहाँ पे हम लोग त्रिसंलयन उस द्विनिषेचन को कहते थे, द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन को हम लोग क्या बोलते थे, त्रिसंलयन। तो द्विनिषेचन के कारण जो है किसका निर्माण होता है, त्रिसंलयन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक बन सकता है हमारा कि त्रिसंलयन का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विनिषेचन के कारण। ओके, और साथ ही साथ जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी कि द्विनिषेचन जब होता है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और उससे धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, और उसके बाद एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये पॉइंट कि आखिर भ्रूणपोष फिर क्या होता है। तो भ्रूणपोष बेसिकली होता है कि जब नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, और नरयुग्मक परागकण से अलग हो जाता है और द्वितीयक केंद्रक से संयुक्त होकर प्रारंभिक कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके लिए हम लोग छोटा सा एक फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये अंड कोशिका से ये नरयुग्मक जब मिला तो किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। और वहीं पे एक द्वितीयक केंद्रक से जब नरयुग्मक मिला तो किसका निर्माण हुआ, प्रारंभिक कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण हुआ। यही जो है वहाँ पे डिफिनीशन में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और वहीं पे नरयुग्मक परागकण जो है परागकण से अलग होकर, परागकण से जब अलग होता है तो 2 नरयुग्मक बनता है। जब 2 नरयुग्मक बनता है जिसमें एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नरयुग्मक किससे मिलता है, द्वितीयक केंद्रक से। तो जो नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो वो दोनों मिलकर के क्या बना लेता है, प्रारंभिक कोशिका भ्रूणपोष बना लेता है। ओके, और भ्रूणपोष हमेशा क्या कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, क्योंकि इसमें एक द्वितीयक केंद्रक भाग लेता है और एक नरयुग्मक। तो 2n इसका हो गया और एक यानी नरयुग्मक का हो गया, तो क्या हो गया, तो ये त्रिगुणित होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाइक इसका फॉर्मूला बोले या आप जैसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नरयुग्मक यानी ये क्या होता है, अगुणित होता है, और यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक जो है वो द्विगुणित होता है, और ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा, जो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भ्रूणपोष क्या होता है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिगुणित हो जाएगा। और प्रारंभिक कोशिका भ्रूणपोष के विभाजन के आधार पर जो है भ्रूणपोष को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स, भ्रूणपोष को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला क्या है, केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा क्या है,
कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा क्या है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। तो हमारा ये पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष। तो केंद्रीय भ्रूणपोष बेसिकली होता क्या है कि जब भ्रूणपोष की प्रारंभिक कोशिका का जो होता है केंद्रक, वो क्या होता है बार बार विभाजन की क्रिया करके जब भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। एक बार फिर से सुने फ्रेंड्स, केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है कि जब प्रारंभिक कोशिका का जो केंद्रक होता है यानी कि भ्रूणपोष, प्रारंभिक कोशिका कौन सी होती है भ्रूणपोष होती है, उसका केंद्रक जब बार बार विभाजन होकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो जाकर के जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि हो गया गेहूं में क्या होता है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, मक्का, चना इत्यादि। ऐसे यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये है त्रिगुणित अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पे है कि ये जो इसका केंद्रक है ये यहाँ पे क्या हो रहा है बार बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि बार बार विभाजन की क्रिया करके जो भ्रूणपोष का निर्माण बना रहा है वही क्या हो जाएगा त्रिगुणित हो जाएगा। और त्रिगुणित होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष या केंद्रीय भ्रूणपोष। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि जब भ्रूणपोष की जो प्रारंभिक कोशिका होता है उसका केंद्रक क्या होता है कोशिका द्रव में जो है विभाजन के फलस्वरूप जिस भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स कि जब भ्रूणपोष की जो प्रारंभिक कोशिका होती है क्या होती है भ्रूणपोष की प्रारंभिक कोशिका का जो केंद्रक और कोशिकीय द्रव के विभाजन के फलस्वरूप जिस भ्रूणपोष का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हो गया हमारा धतुरा हो गया और फिर नारियल हो गया इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं। तो यहाँ पे उसका फिगर है आप लोग देख सकते हैं, और आपको यदि इससे अच्छा फिगर मिल रहा है बुक में तो आप वहाँ से समझ सकते हो। फिर तीसरा क्या है कि माध्यमिक भ्रूणपोष। तो माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है कि जब भ्रूणपोष की जो प्रारंभिक कोशिका का केंद्रक दो असमान भागों में बंट जाए, कितने भागों में दो असमान भागों में बंट जाए, यानी कि माध्यमिक का मतलब क्या होता है बीच वाला, बीच का। तो जब भ्रूणपोष की जो प्रारंभिक कोशिका का केंद्रक दो असमान भागों में बंट करके जो भ्रूणपोष का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे माध्यमिक भ्रूणपोष कहेंगे बेसिकली ऑब्वियसली। तो ये जो है उसका फिगर है, और ये जो है बेसिकली किस में पाया जाता है एक बीजपत्री जो भी पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो भ्रूणपोष पाया जाता है, एक बीजपत्री में भ्रूणपोष पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है एक बीजपत्री में भ्रूणपोष जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, परंतु द्विबीजपत्री में जो भ्रूणपोष हरांश होता है यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, आधा अधूरा विकसित होता है। और भ्रूणपोष के अंदर संचित भोज्य पदार्थ जो मौजूद होते हैं जो बीज के अंकुरण में सहायक होते हैं। बीज यानी कि जब बीज का निर्माण होता है तो बीज का जो अंकुरण होता है, जब हम लोग चने को जब हम लोग फूलने के लिए देते हैं तो उससे जो अंकुर निकलता है तो वो अंकुर कहाँ से निकलता है कि भ्रूणपोष के अंदर जो है संचित भोज्य पदार्थ रहते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स इत्यादि रहते हैं जो बीज को क्या करते हैं अंकुरण में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग भ्रूणपोषी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो और एक बार पढ़ के आना तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ये हमारी एक विनती है आप लोगों से कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी स्टूडेंट हो उनको काफ़ी हेल्प हो सके। ओके, और यहाँ पे मैं सारा कंप्लीट बायोलॉजी लेके आने वाला हूँ, और उसका जो है मेरा अभी शुरू से लेकर अब तक का सारा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसके बाद जो भी मैं वीडियो आगे डालूंगा वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।